नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा में संचालित रेस्टोरेंट पर पुलिस ने मारी रेड। भारी मात्रा में संदिग्ध सामग्री सहित कपल्स को पुलिस ने लिया कब्जे में। फूड सेफ्टी विभाग ने चाकघाट में की छापामार कार्यवाही। 2000 किलोग्राम मावा जब्त। लोकसभा चुनाव के चलते मतदाता जागरूकता रथ का किया गया आयोजन और गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित मर्म चिकित्सा को लेकर देखिए रीवा 24 न्यूज की ये खास रिपोर्ट। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बीते दिनों किशोरी के साथ रेप की शिकायत के बाद उपभोक्ता परिसर में संचालित रेस्टोरेंट में पुलिस ने रेड डाली। यहां भारी मात्रा में संदिग्ध सामग्री और कपल्स को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमलिया थाना क्षेत्र में शिल्पी प्लाजा के ठीक सामने उपभोक्ता परिसर में सेकंड फ्लोर में फूडीज कैफे नाम का रेस्टोरेंट संचालित है, जहां पुलिस ने मंगलवार की शाम दबिश दी तो अलग अलग केबिन बने पाए गए, जिसमें से एक केबिन में एक जोड़े को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं अलग अलग स्थानों में पुलिस ने एक साथ रेस्टोरेंट में दबिश दी है। इस दौरान रेस्टोरेंट संचालक पीयूष श्रीवास्तव के अलावा एक अन्य स्टाफ को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि संचालक द्वारा 250 रुपये प्रति घंटे के साथ जोड़ों को केबिन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें वो रंगरलियां मनाते हैं। आपको बताते हैं कि बीते दिनों एक किशोरी से बलात्कार का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और किशोरी के बयान के आधार पर रेस्टोरेंट में छापा डाला है। वहीं किशोरी की शिकायत के आधार पर आरोपी निखिल और निहाल मानसी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसने फूडीज कैफे रेस्टोरेंट के केबिन में उसके साथ बलात्कार किया था। विगत दिनों चौराटा थाना क्षेत्र में एक कामी हुई थी पॉक्सो और 376 के अंतर्गत, और जिसमें पीड़िता के बयान लिए गए थे और जिसमें उसने पीड़िता ने बताया था कि फूडीज रेस्टोरेंट में एक केबिन टाइप में उसके साथ पहली बार गलत काम किया गया था, और जिसके आधार पर पीड़िता के बयान के आधार पे फिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके मेमोरेंडम के आधार पे फूडीज रेस्टोरेंट में कल रेड डाला गया था और वहाँ पे इस प्रकार से जो पीड़िता का बयान और उसके कथन में आए थे, उस हिसाब से वहाँ पे केबिन वगैरह पाए गए थे और जो संभवतः इस काम के लिए यूज किए गए थे, और जिसके आधार पे फूडीज रेस्टोरेंट के जो संचालक है पीयूष श्रीवास्तव, उसके खिलाफ चौहट्टा के मामले में उसको भी आरोपी इसमें बनाया गया है 376 पॉक्सो एक्ट के दुष्प्रेरण के मामले में। और इस प्रकार के और भी आपके माध्यम से भी और जन सामान्य के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि इस तरह की और भी जगह हैं जहाँ पे इस तरह से कम केबिन या जगह उपलब्ध कराई जा रही है, तो उन सब के खिलाफ भी या जो भी अपराध बनता है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी विभाग ने चाकघाट में छापामार कार्यवाही की है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि आगे भी ये कार्यवाही जारी रहेगी। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत कलेक्टर रीवा द्वारा गठित संयुक्त जांच दल द्वारा मंगलवार को चाकघाट में छापामार कार्यवाही की गई। बताया गया है कि छापे में चाकघाट बॉर्डर स्थित पूजा कोल्ड स्टोरेज में 2000 किलोग्राम संदिग्ध मावा पाया गया। संचालक अतुल केसरवानी ने बताया कि सारा मावा उत्तर प्रदेश के 3 व्यापारियों भगवान दास, राहुल गुप्ता और सुनील मिश्रा का है। जब तीनों व्यापारियों को केसरवानी द्वारा मोबाइल पर सूचना देकर उसका आधार कार्ड मंगवाया गया और मौके पर आने को कहा गया, तो तीनों ने मौके पर आने से मना कर दिया और अपना माल उठाने से भी मना कर दिया। उक्त संदेहास्पद मावा होली त्योहार में बिक्री करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था। संदेहास्पद होने पर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच के आधार पर संबंधित व्यापारियों पर कार्यवाही की जाएगी। छापे के दौरान जिला प्रभारी साबिर अली टीम के साथ मौजूद रहे। इस संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि आगे भी ये कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा को लेकर के लगातार माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी नीति ली गई थी और उनके द्वारा भी निर्देश दिया गया था। खाद्य सुरक्षा में विशेषकर दूध और दूध से बने हुए जितने पदार्थ हैं उनको लेकर के रीवा का जो क्षेत्र है वो कंसर्न का क्षेत्र था, तो इसीलिए लगातार खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए पिछले 1 महीने में, बल्कि अगर हम 1 फरवरी से इस कार्रवाई को माने तो अपने यहाँ 150 से ज्यादा सैंपल्स लिए गए हैं और इसमें मुख्यतः दूध के, मावा के और पनीर के सैंपल्स लिए गए हैं और कई जगह सब स्टैंडर्ड मटेरियल पाया गया है। एक चीज अच्छी है कि इतने सैंपल्स के जो प्रथम दृष्टया मामले आए हैं उसमें कहीं भी अपने यहाँ अमानक खाद्य सामग्री नहीं पाई गई। अमानक से मतलब होता है ऐसा जो जिसमें कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाए जो कि मानव जीवन के लिए खतरा होती है। तो लगातार ये कार्रवाई चल रही है। क्योंकि ये त्योहार का सीजन है इसलिए मावा पर विशेषकर कार्रवाई करने की सभी को निर्देश दिए गए हैं। तो अपने यहाँ जो 4 इंस्पेक्टर्स हैं वो रीवा और मोगल दोनों जिलों में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कल भी मावा की जब्ती हुई है, 2000 केजी के आसपास, 200 केजी के आसपास मावा है, 2000 केजी मावा की जब्ती हुई है। तो
त्योहारों तक ये कार्रवाई विशेषकर मावा और दूध से बनी हुई चीजों पर जारी रहेगी। इसके लिए विशेष अभियान भी चलाए गए हैं, इनकी सैंपलिंग भी लगातार की जा रही है। मतदाता जागरूकता को लेकर विशेष जागरूकता अभियान के तहत प्रचार दल रवाना किए गए। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए रीवा जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर प्रतिभा पाल ने शांतिपूर्वक मतदान कराने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव से संबंधित सभी अधिकारियों कर्मचारियों को निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए दायित्व सौंपे गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो मतदाताओं को मतदान का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही मतदाता जागरूकता रथ चलाया जा रहा है जो संपूर्ण जिले में पहुंचे लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेगा। कलेक्टर ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनावों में भी वोट प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि 75% मतदान का लक्ष्य है। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मतदाता जागरूकता को लेकर के लगातार जिला स्तर से और राज्य स्तर से ये प्रयास हो रहे हैं कि जिस प्रकार से विधानसभा निर्वाचन में अपने यहाँ मतदान प्रतिशत बढ़ा है, उसी प्रकार से मतदान प्रतिशत हम लोकसभा में भी बढ़ाएं और जिन लोगों के नाम भी मतदाता सूची में हैं उनमें से अधिक लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करें। तो इसके लिए विभिन्न स्वीप गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिसमें मुख्य फोकस किया जा रहा है कि जितने भी अपने नए वोटर्स हैं जो 18 से 19 साल में हैं और जिन्होंने पहली बार अपना नाम जुड़वाया है, तो उनको प्रमोट करने के लिए, साथ ही जो महिलाएं कई बार मताधिकार की प्रक्रिया से वंचित रहती हैं तो उनको इस प्रक्रिया में जोड़ने के लिए इनफैक्ट हर एक मतदाता तक ये सूचना रहे कि अपने यहाँ दूसरे फेज़ में 26 अप्रैल को मतदान है और सभी लोग निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग करें। इसके लिए अपने यहाँ मतदाता जागरूकता रथ भी चलाए जा रहे हैं और इन रथ को चलाए जाने के पीछे उद्देश्य यही है कि ये रथ प्रत्येक ग्राम पंचायत गांव तक पहुँचे, हर एक मतदाता तक पहुँचे और उनको ये जानकारी दें कि 26 अप्रैल को वो अपने मताधिकार का जो उनका मतदान केंद्र है वहाँ प्रयोग करें और साथ ही उन्हें अपने मतदान का प्रयोग, अपने मत का प्रयोग क्यों करना चाहिए, इन सभी विषयों पर जागरूकता के जो प्रबंधन है वो इन रथों में किए गए हैं। इन रथों के रूट इस तरीके से तैयार किए गए हैं ताकि हर एक गाँव पंचायत तक इनकी एक्सेस रहे और सभी लोग, जो राज्य ने इस बार लक्ष्य रखा है कि हम अपने प्रत्येक मतदान केंद्र में 75% लोगों को, कम से कम 75% लोगों को मत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें, तो उसमें ये काम करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसी क्रम में आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद सभी पार्टी चुनाव लड़ने को लेकर अपनी रणनीतियां बना रही हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन 2024 का आयोजन स्थानीय वृंदावन गार्डन में किया, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित तमाम कार्यकर्ता जुड़े और चुनाव की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की तमाम तानाशाही गतिविधियों के बावजूद हम मुस्तैदी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के बाकी टिकटों के वितरण के संबंध में उन्होंने कहा कि कल यानी 21 मार्च को सभी टिकट फाइनल कर दिए जाएंगे। रणनीति और क्या उद्देश्य? ये जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक है और लोकसभा चुनाव की तैयारी आरंभ कर दी गई है। जैसा कि आप जान चुके हैं, आचार संहिता लग गई है। कल हमने ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक ली और ब्लॉक अध्यक्षों को उनके कामों, कार्य योजना उनके साथ बैठकर बनाई और आज हम अपने साथियों से कांग्रेस पार्टी के विचार विमर्श कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से लड़ेगी और देश में जिस तरीके से लोकतंत्र को खतरा आ गया है, जिस तरीके से तानाशाही पूर्वक केंद्र की सरकार काम कर रही है, उसके खिलाफ जनमत है और इनके तमाम षड्यंत्रों के बावजूद कांग्रेस इस चुनाव को पूरे हिम्मत और संघर्ष के साथ लड़ेगी। मध्य प्रदेश में बाकी बची हुई सीटों में कब तक प्रत्याशी घोषित हो जाएगी? कल। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे कार्यालय का शुभारंभ किया गया, साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी समय से तैयारी कर रही है और उनके सभी कैंडिडेट्स के नाम भी फाइनल हो गए हैं। इस दौरान कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ली है। आज समदड़िया गोल्ड में सिरमौर चौराहे में लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया, साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान कांग्रेस नेत्री गीता मांझी भाजपा में शामिल हो गई हैं और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के हाथों सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी में थी, उन्होंने सदस्यता नहीं ली है बल्कि घर वापसी हुई है। आज रीवा लोकसभा कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ है। आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, सह प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के चुनाव के पूरे
वो आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में भी है और पार्टी में शामिल होने वालों की कितनी बड़ी संख्या थी। लोग बड़े उत्साह के साथ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जनार्दन मिश्रा जी सांसद के रूप में निष्कलंक जो उनका कार्यकाल रहा है 10 वर्ष का, इसीलिए मोदी जी ने उनको फिर से उम्मीदवार बनाया है और रीवा की जनता उनको हाथों हाथ ले रही है। कांग्रेस के लोग शामिल हुए हैं, कांग्रेस की बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। गजेंद्र दुबे हैं और डॉक्टर अमित तिवारी, इस प्रकार गीता मांझी, इस प्रकार से सभी के नेतृत्व में 300-400 लोगों ने आज भाजपा की सदस्यता ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि रीवा से कांग्रेस खत्म करने के मूड में है? कांग्रेस वैसे ही समाप्त है, इस बार और कम हो जाएगी। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आदमी चाहे छोटा जनप्रतिनिधि हो या बड़ा जनप्रतिनिधि, जो जनता मतलब चुनाव लड़ रहा है तो एक ही चीज़ सोचता है कि वो जनता की सेवा करे। आज भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों के लिए जो जनहितैषी योजनाएं लेके आ रही है, तो उसमें हम सब जो अभी पंचायती राज में हम रहे हैं, जनपद अध्यक्ष 7 साल रहे हैं और अभी 2 साल समथिंग होने चला जिला पंचायत, तो हम लोगों की सोच यही रही है कि जो शासन की जो योजनाएं हो वो हम लोग हर गांव में पहुंचाएं, हर एक जो उसे जो उसका हकदार है उसे उस गरीब को उसका हक मिले। तो ये चीज़ रहा जो शासन की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की, जो योजनाएं रही हैं तो हम लोगों ने उसको भरपूर पहुंचाने की कोशिश की और हम लोगों की सोच जो शासन से रहा है कि जो उनकी सोच है वो हम उनको पहुंचाए। तो जब हम लोगों को काम वही जनसेवा ही है तो हम सोचते हैं कि और अच्छे से हम वो कर सके और उन तक पहुंचा सके, गरीबों को लाभ मिल सके, इसलिए हम आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और हम अच्छे से वो जो चाहिए वो हम कर सकें। क्या ऐसा हुआ कांग्रेस में कि अचानक छोड़ के भाजपा में आ गई? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मेन हमारी जो विचारधारा पहले भी रही है, पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। ये मेरे सौभाग्य की बात रही है कि हमारा राजनीतिक उदय ही भारतीय जनता पार्टी में हुआ था और कुछ कारणोंवश हो सकता है मेरी नासमझी रही हो, जो कुछ दिनों के लिए हम बाहर हो गए थे, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे वो चीज़ करना चाहिए जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गरीबों के हित में काम कर रही है। तो हमें इस चीज़ का एहसास है और हम इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आज। और ऐसा कोई बात नहीं है कि उसमें थे और मेरी घर वापसी हो रही है, पहले भी थे और आज भी हमारी उसी विचारधारा में मैंने पहले भी काम किया था, इसीलिए सबसे ज़्यादा जिले में मेरा 12,000 वोटों से ऐसे नहीं जीतता, क्योंकि जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की रही है कि जनहितैषी काम करना है, सबका साथ सबका विकास हो, उसी विचारधारा में मैंने काम किया, उसी का लाभ हुआ और शासन की योजनाओं को मैंने बखूबी ग्रामीण अंचलों में पहुंचाने की कोशिश किया। हर एक योजना को मैंने बखूबी निभाया और करवाया, उसको क्रियान्वयन करवाया और वही उसी सोच के साथ हम आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद। अब रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, बने रहिए रीवा 24 न्यूज़ के। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439।
विन्य पूर्व सैनिक संगठन ने अमर शहीद अरुण कुमार मिश्र की बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। विन्य सैनिक संगठन के बैनर तले तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक अमर शहीद अरुण कुमार मिश्र की बरसी के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके गृह ग्राम उमरी सिरमौर पहुंचे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जहां सैनिक शामिल हुए वहीं हजारों की संख्या में आम जन मौजूद रहे। अमर शहीद सूबेदार अरुण कुमार मिश्रा अमर रहे के नारों से गृह ग्राम में उद्घोष किया गया। उपस्थित जनों एवं गांव के लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनकी आंखें नम हो गई। संगठन द्वारा सर्वप्रथम पहुंचकर पुष्पगुच्छ से सभी सैनिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। विन्य पूर्व सैनिक संगठन द्वारा आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? जी सर, मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा जो आपने हमारे इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आप यहाँ तक चल के आए। सर, आज हमारे ग्राम उमरी के अमर शहीद सूबेदार अरुण कुमार मिश्रा जी की आज बरसी थी। उस अवसर पर संगठन में तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक एकत्र होकर हम सब वहाँ पर गए थे और वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके आए साहब। इस तरह के कहाँ कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और कहाँ करेंगे आप? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिंद पूर्व सैनिक कल्याण संगठन पिछले 16 महीनों से सतत बिंद के जो तीनों चारों जिले हैं, इवन जो बिंद में अपने 28-30 जिले हैं, अभी हमारा विस्तार तकरीबन 4-5 जिलों में हो चुका है और आने वाले समय में हम लोग ऐसे बिंद में जितने भी जिले हैं होंगे हम सबको कवर करेंगे। हमने पिछले 1 साल में तकरीबन 20 से ज़्यादा श्रद्धांजलि समारोह, यहाँ तक कि हम पूर्व सैनिकों को शहादत उनको तिरंगा चढ़ाना, उनके अंतिम यात्रा में जाना, और इस तरह हमने आए दिन हमारा कार्यक्रम लगातार चल रहा है और बिंद पूर्व सैनिक कल्याण संघ सतत ही पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा और वीर सपूतों को ऐसे ही संगठन याद करता रहेगा और सिविलियंस के बीच में भी ये संदेश देता रहेगा कि जो अमर शहीद होते हैं उनको, जब वो शहीद होते हैं उस समय ही उनको याद न किया जाए बल्कि सतत उनको या उनके परिवार के साथ हम सब लोग जुड़े रहें, क्योंकि ये जो हमारे पूर्व सैनिक होते हैं और जो बॉर्डर में ये हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देते हैं, तो सिर्फ वो पूर्व सैनिकों की या सैनिकों की रक्षा करने के लिए नहीं होते, 1 अरब 30 करोड़ पॉपुलेशन की रक्षा करने के लिए, माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। इसलिए हम सबको सदैव वीर सैनिकों के परिवार के साथ सदैव खड़ा रहना चाहिए। बिंद पूर्व सैनिक कल्याण संगठन सदा खड़ा है और मैं सभी सिविलियन से भी अनुरोध करूंगा कि सदैव वो पूर्व सैनिकों के साथ रहें और अमर। मेरा नाम हवलदार ज्ञानेंद्र प्रसाद पटेल, रिटायर्ड, और मैं बिंद पूर्व सैनिक कल्याण संगठन का कोषाध्यक्ष हूँ। आज कार्यक्रम आपके संगठन द्वारा आयोजित किया गया, कैसा कार्यक्रम था? आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसकी चलन हमेशा होनी चाहिए। मैं इस संगठन से अनुरोध भी करूंगा और इस संगठन के द्वारा बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई पिछले 16 महीनों में कि जिस तरह से पूर्व सैनिकों के श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया और उनको सम्मान दिलाया गया। जिस तरह से जब उसको सम्मान दिलाया जाता तो उनके गांव में जो सम्मान मिलता है, उनको लोगों के प्रति सहानुभूति मिलती है, तो इससे बहुत बड़े आगे तक उनका नाम जाता है और उनको बहुत अच्छा महसूस होता था, उनके परिवार को संतता मिलती है। इस तरह कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है आपको? इस तरह का कार्यक्रम करने का उद्देश्य मुख्य रूप से है कि जो ऑन सर्विस में सैनिक है उनका जब कुछ शहीद होते हैं तो उनके घर तक तो पहुंचता है मैसेज, लेकिन जब पूर्व सैनिक का देहांत होता है तो उनको कोई नहीं जानता और वो ऐसे ही उनको, जबकि उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए और दिया जाता है, उनको तिरंगा का हक है, ये भारत सरकार की गाइडलाइंस में है। तो इसी की हमारी एक उद्देश्य है कि किसी तरह से मैं एक अलग जगा सकूं कि हमारे पूर्व सैनिक का जब देहांत हो तो बिंद पूर्व सैनिक कल्याण संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। अब रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, बने रहिए रीवा 24 न्यूज के। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
आज हर कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से पीड़ित है। हमारे देश में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हजारों साल से चली आ रही है। ऐसी ही कई अन्य पद्धतियां हैं जिनके द्वारा इलाज कर लोगों की सेवा की जाती है। ऐसी कुछ विशेष पद्धतियों के बारे में जानने के लिए हमने बात की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सौरभ मिश्र से, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा आधारित मर्म चिकित्सा पद्धति के अलावा न्यूरोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी दी। इनसे बात की है शैलेंद्र द्विवेदी ने। तो आप भी देखिए रीवा 24 न्यूज की ये खास रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, इस समय हमारे साथ हैं सौरभ जी और काफ़ी समय से ये चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगातार लोगों की सेवाएं कर रहे हैं और इन्होंने जो हमारी नई तकनीकें आई हैं इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे न्यूरोथेरेपी, मर्म चिकित्सा और कायरोथेरेपी, तो इस बारे में ये काफ़ी समय से रीवा में सेवाएं दे रहे हैं। सौरभ जी, क्या है ये न्यूरोथेरेपी? न्यूरोथेरेपी बेसिकली भारतीय उपचार विधा है और आयुर्वेद से जन्मी है। आयुर्वेद में प्राचीन काल में एक क्रिया होती थी, नाड़ी मर्दन क्रिया। उसी को नए रूप में प्रस्तुत किया है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा ने और उन्होंने ही इसको न्यूरोथेरेपी का नाम दिया है। इसमें किया क्या जाता है कि शरीर के अलग अलग अंगों पर एक विशेष प्रेशर देके उन अंगों को एक्टिवेट किया जाता है, जिससे शरीर खुद ही अपनी मेडिसिन बनाना शुरू कर देता है। नॉर्मल दूसरी विधाओं में हम क्या करते हैं कि दवाओं का सहारा लेके या विभिन्न तरह की औषधियों का सहारा लेके हम रोग का निदान करते हैं, लेकिन न्यूरोथेरेपी शरीर के अंदर ही जो उसकी इम्यूनिटी पावर होती है उसको फिर से जनरेट करके और उस संबंधित बीमारी को खत्म कर देता है। तो इसमें कितने दिन में लाभ हो जाता है कि जैसे जो हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है आपकी, इसके अलावा आयुर्वेद का भी इसमें आता है, इसमें कितना समय लगता है? इसमें समय दो तरह से लगता है। एक तो बीमारी कितनी पुरानी है और कब आई है, तो उसके हिसाब से उसमें उसकी ट्रीटमेंट की सेटिंग होती है कि इनको 15 सिटिंग लगेगी, 20 सिटिंग लगेगी या 90 सिटिंग। अधिकतम अभी तक जो केस गए हैं पैरालिसिस और बच्चों के केसेस को छोड़ के, उसमें 90 सिटिंग में पेशेंट को 90% आराम मिल जाता है। और ये मर्म चिकित्सा क्या है? मर्म चिकित्सा भी भारतीय प्राचीन चिकित्सा है जो अभी तक अलिखित है। ये गुरु परंपरा द्वारा सीखी जाती है और उसी से थोड़ा बहुत उसकी जानकारी हमारे पास है। तो इसकी ट्रेनिंग क्या, इसके लिए इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं या गुरु शिष्य परंपरा से ही चला रहा है? न्यूरोथेरेपी के तो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। भारतवर्ष में पूरे अभी तक 16,000 इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, जबकि मर्म चिकित्सा के लिए आपको गुरु शिष्य परंपरा से ही लेना पड़ेगा और इसका जो मेन केंद्र है वो चेन्नई में है। हाँ, दक्षिण भारत में काफी केंद्र हैं इसके। हाँ। और ये जो अपना कायरोप्रैक्टिकल है, क्या है? कायरोप्रैक्टिक ये बोन एडजस्टमेंट कहलाता है, मैनुअली बोन एडजस्टमेंट कहलाता है। इसकी शुरुआत वैसे तो हम अपने यहाँ के कॉलेजों में पढ़ते हैं कि इसकी शुरुआत जर्मनी से हुई, पर जो जर्मन मूल के लोग हैं उनका कहना ये है कि कायरोप्रैक्टिक दुनिया का पहला कायरोप्रैक्टिस भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने कुब्जा को सीधा किया था। इसमें अगर आयुर्वेद की भाषा में देखें तो जो शरीर के 7 चक्र होते हैं उनको एक जो उनका निश्चित अलाइनमेंट होता है वहां पे ले जाना, तो उसको हम मैनुअली सेट करते हैं। कुछ इक्विपमेंट से भी हेल्प लेते हैं, उसके द्वारा पूरा शरीर एक सीधी लाइन पे आ जाता है। अच्छा, मैंने देखा कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी प्रयोग करते हैं, मशीनें हैं, तो क्या वो अलाउ है या आपने उसमें नया जोड़ा है, अपना ये नया क्रिएशन? एक्चुअली मैं बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो उनका इसमें इस्तेमाल करके रिजल्ट को और जल्दी और बेहतर लिया जा सकता है। दोनों को मिला दिया है। तो सौरभ जी हमारे साथ थे और बहुत अच्छी जानकारी दी। आप सब भी इस चिकित्सा पद्धति से जुड़े। जल्दी इलाज के चक्कर में हम अक्सर अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं और वो भी बिना डॉक्टरों से पूछे हुए, तो बिना डॉक्टर से सलाह लिए कोई भी प्रयोग अपने शरीर पर न करें। खासकर ये मर्म चिकित्सा और न्यूरोथेरेपी भी कुछ लोग देख के जाते हैं और फिर घर में करने लगते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो खतरनाक है, इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत।